हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बायोलॉजी के बारे में यानी जीव विज्ञान के बारे में देखेंगे कि इसमें कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं या किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। इसमें आपको कहाँ से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि जीव विज्ञान होता क्या है। जीव विज्ञान यानी हम जिसमें सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपका प्लांट्स भी आएगा, एनिमल भी आएंगे, तो यानी ये बायोटिक कंपोनेंट का स्टडी कहलाती है। बायोटिक कंपोनेंट का जब हम पढ़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं या उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। अब बायोलॉजी के अगर फादर की बात करते हैं तो बायोलॉजी के फादर किसे कहा जाता है, अरस्तु यानी अरिस्टोटल को कहा जाता है। बायोलॉजी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, कहा गया सजीव में हम एनिमल को भी रखेंगे, सजीव में हम प्लांट्स को भी रखेंगे। तो एनिमल की स्टडी अलग रखी गई और प्लांट्स की स्टडी अलग रखी गई। यानी एनिमल की स्टडी कहलाई जूलॉजी और प्लांट की स्टडी क्या कहलाई, बॉटनी। जूलॉजी के बारे में जब हम पढ़ते हैं यानी स्टडी ऑफ एनिमल उसमें पढ़ते हैं और इसमें स्टडी ऑफ प्लांट्स पढ़ते हैं। जूलॉजी के पिता के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे अरस्तु को जूलॉजी और बायोलॉजी दोनों के फादर कहा जाता है, जबकि बॉटनी के फादर कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को। किसे कहते हैं, थियोफ्रेस्टस को बॉटनी के फादर कहते हैं। अब जब हम सजीव यानी एनिमल के बारे में डिस्कस करते हैं तो एनिमल की शुरुआत कहाँ से हुई, उसकी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है उसे क्या कहा जाता है, और वो धीरे धीरे स्मॉलेस्ट यूनिट फिर बड़ा होता है, फिर उसके बाद वो किस रूप में बदलता है उसको क्या कहा जाएगा, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखें, सबसे पहले हम आपको बात करते हैं बायोलॉजी क्या है, सजीवों का अध्ययन है। यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि सजीवों का अध्ययन है, पिता कौन है, अरस्तु है। जूलॉजी, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया और जूलॉजी बॉटनी बना। जूलॉजी में हम एनिमल के बारे में पढ़ते हैं, इसके भी पिता अरस्तु हैं। और बॉटनी में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, वनस्पतियों के बारे में पढ़ते हैं या पौधों के बारे में, उसके पिता कौन है, थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये सेल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि सेल क्या है, एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है, यानी अगर हम एनिमल के बारे में डिस्कस करेंगे तो पहला जो यूनिट आपका बनेगा वो है सेल यानी कोशिका। कोशिका क्या है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है जिंदगी की या जीवन की। इसे हम, ये वर्ड याद रखिएगा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। सेल का जो नाम है इसे हम साइटो भी कहते हैं, इसीलिए स्टडी ऑफ सेल को कहा जाता है साइटोलॉजी। क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहा जाता है। लॉजी एक वर्ड है जिसका मतलब होता है अध्ययन, स्टडी। ठीक है, तो ये वर्ड जहां भी लगा रहा है इसका मतलब उस चीज के अध्ययन के बारे में बात करता है। ठीक, जैसे बायोलॉजी हो गया, जूलॉजी हो गया, पेडोलॉजी हो गया। ठीक है, बहुत सा कार्डियो, हार्ट के बारे में अगर स्टडी होगी उसे हम कार्डियोलॉजी कहते हैं। लंग्स के बारे में होगा उसे हम नेफ्रोलॉजी कहते हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं, आप देखें। और इसी में आईएसटी अगर जुड़ गया तो इसका मतलब उस चीज के स्पेशलिस्ट के बारे में बात करते हैं। जैसे हार्ट के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है, पेट के डॉक्टर को गायनकोलॉजिस्ट बोलते हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। तो स्टडी ऑफ सेल हमने देखा कि साइटोलॉजी होता है। अब क्वेश्चन यहां से आएगा कि बताइए फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहते हैं, फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ फादर ऑफ साइटोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो वो कौन है, रॉबर्ट हुक को कहा जाता है, रॉबर्ट हुक। फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहते हैं, तो रॉबर्ट हुक को कहते हैं। यानी कोशिका की सबसे पहली बार खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। अगर बहुत डीप में क्वेश्चन नॉर्मली तो ऐसे पूछेगा कि कोशिका की खोज किसने किया, तो आप बताएंगे रॉबर्ट हुक ने किया। लेकिन फिर आपसे अगर डीप में पूछेगा पूछेगा मृत कोशिका की खोज किसने की, यानी डेड सेल की खोज किसने की, तब आप बताएंगे रॉबर्ट हुक। क्योंकि सेल, रॉबर्ट हुक ने जिस सेल का डिस्कवर किया था कॉर्क के एक ढक्कन में, जो तो उसे उन्होंने ये मृत कोशिका की खोज की थी, यानी डेड सेल की डिस्कवर की थी। जब आपसे पूछा जाएगा कि लिविंग सेल की डिस्कवर किसने किया था, तो आप बताएंगे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। आगे डिस्कस करते हैं। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहते हैं, रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले किस चीज का डिस्कवर किया, यहां पे लिखेंगे मृत कोशिका की खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया मृत कोशिका की खोज।
मृत कोशिका की मृत कोशिका की खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने किया। रॉबर्ट हुक। कब इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी, यानी डेड सेल की खोज किया था? डेड सेल की खोज इन्होंने कब किया था? 1665 ईस्वी में। कब किया था? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, कोशिका विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? तो रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। अब लिविंग सेल यानी जीवित कोशिका की खोज किसने किया? लिविंग सेल, जीवित कोशिका, जीवित कोशिका, जीवित कोशिका की खोज किसने किया? तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। इनका पूरा नाम है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, शॉर्टकट में हम लोग एवी लीवेनहॉक कहते हैं। एवी ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक। याद कैसे करेंगे? देखिए, डेड सेल, अगर लिविंग सेल याद है तो डेड सेल याद हो जाएगा। एल से होता है लिविंग सेल और एल से होता है लीवेनहॉक। लिविंग सेल, लीवेनहॉक। याद करने का भी तरीका आप लोग देखेंगे। कोई भी चीज याद करने का अगर हमारा कोरिलेशन जबरदस्त है उसमें, यानी उसको हम इमेजिनेशन के मदद से या किसी फनी वर्ड के मदद से अगर हम कोरिलेट कर ले जाते हैं तो वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो यहां से याद रखेंगे लिविंग सेल। आप जीवित कोशिका तो इसका हिंदी पता रहे आपको, लेकिन यहां से रिलेट करेंगे लिविंग सेल लीवेनहॉक, डेड सेल रॉबर्ट हुक। ठीक है, डेड सेल कौन है? मृत कोशिका रॉबर्ट हुक और लिविंग सेल लीवेनहॉक। तो ये चीजें याद रखेंगे। कब इन्होंने किया था लिविंग सेल की खोज? तो 1674 में, यानी 1674 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? जीवित कोशिका की खोज की थी। क्वेश्चन आएगा फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहते हैं? तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी लीवेनहॉक को कहा जाता है। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहते हैं? लीवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। लीवेनहॉक, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाता है? तो लीवेनहॉक को कहा जाता है। ये तो सेल की खोज के बारे में हो गया कि पहले, सबसे पहले सेल की खोज किसने किया, मृत सेल की खोज किसने किया, जीवित सेल की खोज किसने किया, और साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को कहते हैं। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाता है? तो लीवेनहॉक को कहा जाता है। अब क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। सबसे लंबी कोशिका की बात करें, अगर हम ओवरऑल की बात करते हैं कि पूरे ऑर्गेनिज्म में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, लेकिन ह्यूमन से रिलेटेड क्वेश्चन अलग से पूछ लेता है कि बताइए मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो ध्यान देंगे इसमें, अगर हम कोशिकाओं के साइज के बारे में, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका की बात करें, ये ओवरऑल सभी में बात करते हैं, तो क्या होगा? सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? फिर हम बात करेंगे कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। लंबी कोशिका या लॉन्ग सेल कौन सा है? सबसे, यानी बिग कौन सी है, स्मॉल कौन सी है और लॉन्ग कौन सी है, ये तो हम ओवरऑल का डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ी कोशिका की अगर हम बात करें तो शुतुरमुर्ग का अंडा है। कौन सा है? शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग। ये ओवरऑल में सबसे बड़ी कोशिका है। ध्यान रखेंगे, सबसे छोटी है माइक्रोप्लाज्मा। क्या है? माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटी कौन सी है? माइक्रोप्लाज्मा। ये बहुत बार पूछा गया है कि कोशिक, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो माइक्रोप्लाज्मा। सबसे लंबी कोशिका है ये न्यूरॉन सेल, यानी
तंत्रिका कोशिका। क्या है? तंत्रिका कोशिका। सबसे लंबी सेल कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका है, यानी न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल सबसे लंबी कोशिका के बारे में बताता है। ये माइकोप्लाज्मा है। ऑस्ट्रिच एग जो है वो सबसे बड़ी कोशिका है। ऑस्ट्रिच एग सबसे बड़ी है, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा है। ये सब याद रखिएगा आप। माइकोप्लाज्मा जो है वो सबसे छोटी कोशिका के बारे में बताता है। ये तो ओवरऑल की बात हो गई। अगर हम बात करें ह्यूमन में सबसे बड़ा और सबसे छोटा, मानव में सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका कौन है? ह्यूमन में अगर हम बात करते हैं तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका। ह्यूमन में सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी होगी ओवम और सबसे छोटी है स्पर्म। ये दोनों याद रखिएगा। ओवम यानी अंडाणु और शुक्राणु। अंडाणु और शुक्राणु। तो ध्यान रखेंगे, ह्यूमंस का अगर पूछ लिया उसमें ये वर्ड जोड़ा रहेगा कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो ओवम है। और मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो स्पर्म है। ये कोशिकाओं के साइज का क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है। सबसे बड़ी याद रखिएगा ओवरऑल में कि ये ऑस्ट्रिच एग है। माइकोप्लाज्मा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, या इसी में सबसे छोटी मानव में पूछ लिया तो स्पर्म हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो न्यूरॉन सेल होता है। न्यूरॉन सेल से एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि जो न्यूरॉन सेल होता है, यानी ये ब्रेन में पाया जाता है। कहां पे? न्यूरॉन सेल जो होता है वो ब्रेन में होता है। और ब्रेन में होता है और ब्रेन में सेल डिवीजन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? सेल डिवीजन, यानी कोशिका विभाजन जो है वो ब्रेन में नहीं होता है। कोशिका विभाजन ब्रेन में नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, ये बात नहीं होता है। बॉडी के किस पार्ट में कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन नहीं होता है? तो वो ब्रेन हो जाएगा। सबसे ज्यादा कहां होता है? तो लीवर में होता है। यहीं पे आप नोट करके लिख लेंगे कि सबसे ज्यादा सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन सबसे ज्यादा सेल डिवीजन कहां होता है? तो ये होता है लीवर में, यकृत में। लीवर या यकृत में होता है सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन। ध्यान रखेंगे ये बात, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है इतना। अब कोशिकाओं से रिलेटेड ये इतना क्वेश्चन आएगा, कोशिका में क्या क्या होता है, उसकी बाहरी दीवार को क्या कहा जाता है, अंदर क्या कोशिका का भरा होता है, कितने कोशिका के ऑर्गेनल्स होते हैं। अगर एक बात हम आपसे कहें कि जीव जो बना है या एनिमल की जो उत्पत्ति हुई है वो सबसे पहले सेल होता है, फिर टिश्यू होता है, फिर ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन सिस्टम होता है, फिर जाके पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। तो देखें, सेल की अगर हम बात करते हैं कि ये एक ओवरऑल आप समझेंगे कि ये सेल है। सेल के अंदर जैसे घरों के बाहर भी ईंट की बनी हुई एक दीवार होती है जिसे हम घर की दीवार कहते हैं, तो सेल के बाहर भी एक वॉल पाया जाता है जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। क्या कहते हैं? सेल वॉल। यानी कोशिका को याद करने का सबसे आसान चीज है कि कोशिका के बाहर जो दीवार होती है उसे हम कोशिका का दीवार यानी उसे हम सेल वॉल कहते हैं। और आपसे ये कभी नहीं पूछेगा कि सेल वॉल क्या है, पूछेगा सेल वॉल किसका बना होता है, यानी सेल वॉल में क्या पाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो कोशिका के बाहर जो वॉल है उसे हम क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। एक ओवरऑल देखेंगे, फिर उसके बाद में हम इसमें डिस्कस करेंगे। कोशिका का दीवार सेलुलोज का बना होता है, सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। अब क्या सेल वॉल ह्यूमन में पाया जाएगा?
नहीं पाया जाएगा, यानी एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता, जबकि प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, पाया जाता है। ये जब हम क्लैरिफाई करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे किस चीज का, एनिमल प्लांट सेल और प्लांट सेल का क्लासिफिकेशन करेंगे, उसका वर्गीकरण करेंगे, तब इसमें हम बताएंगे क्या एनिमल में होता है और क्या प्लांट्स में होता है, क्या एनिमल में नहीं होता है और क्या प्लांट्स में नहीं होता है। अभी हम लोग ओवरऑल देखेंगे कि कोशिका के बाहर एक दीवार पाई जाती है जिसे हम कहते हैं कोशिका का दीवार, सेल वॉल। ये सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज का। इसके अंदर एक मेम्ब्रेन पाया जाता है। मेम्ब्रेन का मतलब होता है एक पतली झिल्ली नुमा आकृति पाई जाती है जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। पहले बाहर की दीवार को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। आप इंग्लिश में ही याद रखेंगे इसको, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। कभी कभी हिंदी जो है वो अलग कर देता है, हिंदी में ही लिख देगा, यानी इंग्लिश की जो टर्मिनोलॉजी है वो हिंदी में लिख देगा सेल वॉल, क्योंकि आजकल इस क्वेश्चन इस तरीके से ज्यादा पूछा जा रहा है, तो इंग्लिश वाला वर्ड भी याद रखिएगा, क्योंकि हिंदी कभी कभी बदल के भी दे देता है। सेल वॉल ये सेलुलोज का बना होता है। अंदर एक मेम्ब्रेन पाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। ये प्रोटीन और लिपिड दोनों का बना होता है। ध्यान रखेंगे किस किस चीज का होता है? तो ये प्रोटीन और लिपिड दोनों का बना होता है। प्रोटीन भी इसमें होता है और लिपिड भी पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेल मेम्ब्रेन में क्या उपस्थित होता है या सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है? तो प्रोटीन और लिपिड दोनों का बना होता है। इसके अंदर एक द्रव भरा होता है, यानी कोशिका के अंदर क्या होता है? एक द्रव होता है जिसे हम कोशिका द्रव के नाम से जानते हैं। कोशिका के अंदर जो द्रव है उसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। कोशिका के अंदर एक द्रव होता है जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, तो यहां मार्क कर देते हैं साइटोप्लाज्म। अभी हमने आपको बताया था कि साइटो एक वर्ड है जिसका मतलब जो सेल का अगर कहें तो साइंटिफिक नेम सेल का है साइटो, और साइटो प्लाज्म का मतलब होता है प्लाज्मा स्टेट में जो पाया जाता है उसे हम प्लाज्म कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव। ठीक, अब यहां देखें कोशिका में बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, यानी कोशिका के अंग पाए जाते हैं। जैसे हम आपसे बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडीज हो गया, उसके बाद वैक्यूल हो गया, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, राइबोसोम, बीच में आपका होगा न्यूक्लियस। बीच में क्या पाया जाएगा? तो न्यूक्लियस बीच में पाया जाएगा। ध्यान रखेंगे बीच का जो पार्ट है उसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ ना कुछ भरा रहता है। जैसे कोशिका के अंदर जो द्रव होता है वो कोशिकाओं के ऑर्गेनल्स को आपस में टकराने से बचाता है या आपस में लड़ने नहीं देता। ये भी कह सकते हैं कि कोशिका का जो द्रव है वो कोशिका ऑर्गेनल्स को, कोशिका के अंगों को क्या करता है? रोक कर रखता है, इधर उधर जाने नहीं देता है। तो ध्यान रखेंगे इसमें, इसके अंदर यानी न्यूक्लियस के अंदर भी एक द्रव पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव होता है उसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। सेल के अंदर जो होता है साइटोप्लाज्म, और केंद्रक के अंदर जो होता है उसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी केंद्रिका द्रव्य कहा जाता है। क्या कहते हैं? केंद्रिका द्रव्य। अब ये अलग अलग जो ऑर्गेनल्स है सबका अलग अलग वर्क होता है। पहले तो हम इसका नाम जाने। इसका जो शेप है ये इस तरीके से नहीं है जैसे बना है, हम सिर्फ आपको एक खाका दे रहे हैं, एक मैपिंग के थ्रू बता रहे हैं कि ऐसे ये सारी चीजें होती हैं। जरूरी नहीं कि माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ रहे, बस एक समझने का तरीका है, ये आप समझेंगे यहाँ से। तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया ये उसके बाद गोल्जी बॉडीज है, वैक्यूल हो गया, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम हो गया, और ये है न्यूक्लियस। क्या है? ये आपका न्यूक्लियस है। तो ध्यान रखेंगे ये सारी चीजें कि न्यूक्लियस के अंदर जो होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, सेल के अंदर जो होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे कि निम्नलिखित में से प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा नहीं है या निम्नलिखित में से प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है। तो प्रोटोप्लाज्म हमने अभी तक कहीं कुछ डिस्कस नहीं किया। आप जानते हैं कि प्रोटोप्लाज्म जो है वो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म का दोनों जब मिलते हैं तो उसे कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म ये दोनों जब मिलते हैं तो उसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म। इसे हम कहते हैं जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य का फॉर्मेशन कैसे होता है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के मिलने से होता है, यानी जिसमें हम कोशिका द्रव भी हो और केंद्रिका द्रव भी हो उसे हम जीव द्रव्य कहते हैं। इन दोनों को मिलाने से बनता है प्रोटोप्लाज्म। क्वेश्चन कैसा भी आएगा आप बता ले जाएंगे कि प्रोटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है, क्या एब्सेंट होता है। ठीक, अब यहां से देखें, सबसे पहले हम आपको बताएं कि माइटोकॉन्ड्रिया, ध्यान से सुनेंगे इसमें। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये भोजन बनाने का काम करता है। इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, किचन ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा गृह कहा जाता है किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीशोषण होता है, ठीक है, यानी ऑक्सी रेस्पायरेशन होता है। जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो उसे हम कहते हैं ऑक्सी रेस्पायरेशन, और जिसमें उसे हम एरोबिक रेस्पायरेशन भी बोलते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो उसे हम एनारोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सी रेस्पायरेशन होता है, यानी उसमें एरोबिक रेस्पायरेशन होता है, जिसके जरिए वो ऊर्जा का निर्माण करता है। ये ऊर्जा का फॉर्मेशन कैसे होता है? ऊर्जा का फॉर्मेशन, इसमें एक साइकिल चलता है जिसे हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स नाम के एक साइंटिस्ट ने इसको दिया था, इसीलिए इसे कहा गया क्रेब्स साइकिल। और इसी क्रेब्स साइकिल के दौरान जो एटीपी का निर्माण होता है। कितनी एटीपी का निर्माण होता है? 38 एटीपी, यानी 38 एटीपी मिलता है। 38 एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मिलकर क्या बनाते हैं? एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। जैसे 20 अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन बनाते हैं, उसी तरीके से एक क्रेब्स साइकिल के दौरान 38 एटीपी मिलता है और एक ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। जब हम माइटोकॉन्ड्रिया आपको डिटेल्स से पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे ये 38 एटीपी एक ही बार में नहीं बनता है। इसमें एरोबिक से भी कुछ एटीपीज मिलते हैं और एनारोबिक से भी कुछ एटीपीज मिलते हैं। दोनों से मिलकर ये 38 एटीपी बनता है और एक ग्लूकोज बनता है। ध्यान रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की ये बात है। क्या कहें? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल चलता है। इसी क्रेब्स साइकिल के दौरान 38 एटीपी बनता है। वो भी डायरेक्टली नहीं बनता है, वो चीज मैं आपको डिस्कस करूंगा जब माइटोकॉन्ड्रिया डिटेल्स में बताएंगे तो। फिर हमने बताया गोल्जी बॉडीज, ये भी सहारा प्रदान करता है या भोजन को कोशिकाओं तक ले जाने में मदद करता है। इसका डिस्कवर किसने किया था? कैमिलो गोल्जी नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था। और माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवर अल्टमैन नाम के एक साइंटिस्ट ने किया था। डिस्कवर बहुत थोड़ा रियलिटी में कम पूछता है, लेकिन आपको याद रखना जरूरी है। गोल्जी बॉडीज कैमिलो गोल्जी ने किया था। ये भोजन का परिवहन करता है। जब यहां से भोजन बनता है इसके बाद ये भोजन का कोशिकाओं तक लेकर जाता है। ठीक है, और ये इंटरनल सहायता भी देता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इंटरनल सहायता देता है। वैक्यूल जो होता है ये वाटर स्टोरेज का काम करता है, यानी वैक्यूल क्या है? इसे हिंदी में रसधानी कहते हैं। तो ये वाटर को स्टोर करता है। वाटर स्टोरेज में ये दो चीजें होती है, प्लांट और एनिमल दोनों में होता है। क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से किसकी रसधानी बड़ी होती है? या रसधानी बहुत कम लिखेगा, वैक्यूल्स ही लिखेगा, वो टर्म हिंदी में लिख देगा। तो वैक्यूल ही याद रखिएगा। वैक्यूल्स किसकी बड़ी होती है? तो एनिमल की वैक्यूल जो है वो छोटी होती है
और प्लांट की वैक्यूल बड़ी होती है, क्योंकि हमें कम पानी की जरूरत होती है, पौधों को पानी की ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए प्लांट का वैक्यूल बड़ा होता है, एनिमल का वैक्यूल छोटा होता है। अगर हम साइड सेल डिवीजन की बात करते हैं तो वो करता है सेंट्रोसोम। सी फॉर सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम जो है, सेंट्रोसोम ये क्या करता है? सेल डिवीजन का काम करता है। ध्यान रखेंगे, कोशिका में विभाजन कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है डिवीजन। ये सेल डिवीजन कहां नहीं होता है? तो ब्रेन में नहीं होता है, न्यूरॉन सेल में सेल डिवीजन नहीं होता है। और सबसे ज्यादा कहां होता है? तो लीवर में होता है। अभी हमने बताया सबसे तेजी से अगर सेल डिवीजन होगा तो वो लीवर में होगा सबसे, और कहां नहीं होगा? तो ब्रेन में सेल डिवीजन नहीं होगा। ये है लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग कहते हैं, आत्महत्या का थैला कहते हैं, एटम बॉम्ब कहा जाता है किसे? लाइसोसोम को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि लाइसोसोम के अंदर एक लिक्विड पाया जाता है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। क्या कहते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं, जो कि कहां पे पाया जाता है? लाइसोसोम के अंदर। और यही लाइसोसोम हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो मतलब उससे निकलता है तो आसपास के कोशिकाओं को खा जाता है इसे। और जब ये पूरी कोशिकाएं आप पूरी तरीके से काम करना बंद कर देते हैं या कहीं पे आपको चोट लग जाता है तो वो हिस्सा काला हो जाता है। इसका मतलब वहां की कोशिकाएं जो हैं वो डेड हो चुकी हैं, और उन डेड कोशिकाओं को खाने का काम भी कौन करता है? लाइसोसोम करता है। इसे कहते हैं आत्महत्या का थैला, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है, ऑफ द सेल। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। एटम बॉम्ब ऑफ द सेल भी किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। एटम बॉम्ब ऑफ द सेल। एटम बॉम्ब ऑफ सेल भी किसे कहते हैं? लाइसोसोम। तो लाइसोसोम याद रखिएगा, कोशिकाओं को अगर हमें चोट लगती है वहां काला हो जाता है, या चोट लगने के बाद मरी हुई कोशिकाओं को खाता है, वहां पे नए कोशिकाओं जनरेट होती हैं, वो खाने का काम करता है लाइसोसोम। सुसाइडल बैग इसलिए कहते हैं कि अगर सारी कोशिकाएं, जैसे चोट लगी तो वहां की कोशिकाएं मर जाती हैं, काम करना बंद कर देती हैं, तो ये अपने आप को फाड़ लेता है, या ये भी किसी वजह से फट जाता है तो इसके अंदर जो एंजाइम भरा हुआ है जिसे हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं, वो निकलने से आसपास की कोशिकाएं क्या हो जाती हैं? मर जाती हैं। इसे सुसाइडल बैग कहते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सहारा प्रदान करता है, आंतरिक सहारा। ये क्या करता है? सहारा प्रदान करता है, यानी एक आकार देता है, ये भी आप कह सकते हैं। कोशिकाओं को क्या करता है? आकार देता है। इंटरनल सपोर्ट करने का काम करता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये होगा। इसके दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट जो होता है वो रफ होता है, एक पार्ट होता है स्मूथ होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब आप देखेंगे इसको, मैं एक एक जो ऑर्गेनल्स है इसको मैं जो रियल ऑर्गेनल्स का जो पिक्चर है वो दिखा के बताऊंगा आपको ये सारी चीजें कैसे वर्क करती हैं। तो रफ पार्ट और स्मूथ पार्ट, यानी एक खुरदुरा पार्ट होता है, एक चिकना पार्ट होता है, उसे हम स्मूथ कहते हैं, और एक रफ होता है। तो याद रखेंगे, क्वेश्चन यहीं से पूछता है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के किस पार्ट में राइबोसोम होता है? तो इंडोप्लाज्मिक के रफ पार्ट में पाया जाता है राइबोसोम। आर से रफ याद रखिएगा और आर से राइबोसोम याद रखिएगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ पार्ट में राइबोसोम पाया जाता है। स्मूथ क्या होता है? तो स्मूथ फैट होता है। चिकना क्या होता है? फैट होता है। तो स्मूथ पार्ट में ये फैट बनता है। क्या बनता है? फैट जो होता है स्मूथ पार्ट में होता है, राइबोसोम का निर्माण रफ पार्ट में होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब क्वेश्चन आएगा, क्या रियली में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो रफ पार्ट है वहीं राइबोसोम? जी वहीं पे पाया जाता है। और यही राइबोसोम जो है, अलग से यहाँ पे हम लिख दिए कि राइबोसोम ये प्रोटीन फैक्ट्री का काम करता है। क्या करता है? प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, यानी प्रोटीन का निर्माण जो है वो कोशिका के किस अंग में होता है?
तो राइबोसोम में होता है। इसे क्या कहते हैं? तो प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, प्रोटीन कितने अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनते हैं ये जब राइबोसोम डिटेल्स में बताएंगे। अभी आपको सिर्फ एक खाका हम बता रहे हैं कि कैसे कैसे कोशिकाओं के अंग हैं जो काम करते हैं और किस तरीके से काम करते हैं। बीच में जैसे कंप्यूटर को कंट्रोल करने का या कहें उसके दिमाग को किसे कहते हैं? तो सीपीयू को कहा जाता है। ठीक है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो सीपीयू को। उसी तरीके से पूरे कोशिकाओं का जो कंट्रोलिंग पॉइंट है वो कहाँ है? न्यूक्लियस में है। इसीलिए न्यूक्लियस को कहा जाता है ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं न्यूक्लियस को, कोशिका का दिमाग। इसकी खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट ब्राउन। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 में, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। केंद्रक के अंदर केंद्रिका द्रव्य होता है, जबकि कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य होता है। दोनों मिलकर जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं, प्रोटोप्लाज्म। ये थी कोशिकाओं के बारे में। एक बार हम इसको और डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से सारी चीजों को देखेंगे। कोशिका के बाहर एक दीवार पाई जाती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। ये क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा सेल वॉल किसका बना होता है? तो सेलुलोज का बना होता है। यानी जितनी भी लकड़ी है, लकड़ी से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं, सब में सेलुलोज पाया जाता है। आपके कागज के यानी जो नोट है वो भी सेलुलोज का बना है, कपड़ा जो है वो भी सेलुलोज का बना हुआ है। तो जो भी चीजें लकड़ी से बनी हुई है उसमें सेलुलोज पाया जाएगा। क्या सेल वॉल एनिमल में होता है? तो एनिमल में एब्सेंट होता है, नहीं होता है, जबकि प्रेजेंट होता है प्लांट्स में। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, इसकी खोज अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। इसी में ऊर्जा का फॉर्मेशन होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। इसमें एक साइकिल चलता है जिसका हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं। इसके आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहा जाता है। क्रेब्स साइकिल के दौरान 38 एटीपी बनता है और यही 38 एटीपी एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। बने हुए खाने का ट्रांसपोर्टेशन का काम गाल्जी बॉडीज करता है। यह ऊर्जा का परिवहन करता है और इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। ये कौन, इसका वर्क क्या है? तो ऊर्जा का परिवहन, ऊर्जा का परिवहन। इसकी खोज किसने किया था? तो कैमिलो गोल्जी ने किया था। ध्यान रखेंगे, वैक्यूल जो होता है ये वाटर स्टोर का काम करता है, पानी को इकट्ठा करता है। प्लांट में बड़ा होता है, एनिमल में छोटा होता है। सेंट्रोसोम सेल डिवीजन का काम करता है। सेल डिवीजन जो है वो सबसे ज्यादा लीवर में होती है, सब और सेल डिवीजन नहीं होता है तो ब्रेन में नहीं होता है। लाइसोसोम, इसे हम सुसाइडल बैग कहते हैं या एटम बॉम्ब ऑफ द सेल कहा जाता है। सुसाइडल बैग आत्महत्या का थैला कहा जाता है। लाइसोसोम के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसे हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम ये सहारा प्रदान करता है, आंतरिक सपोर्ट करता है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक रफ होता है, एक स्मूथ होता है। रफ पार्ट में राइबोसोम पाया जाता है, स्मूथ पार्ट में फैट पाया जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं क्योंकि प्रोटीन का निर्माण होता है। कितने अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनते हैं? तो 20 अमीनो एसिड मिलकर, 20 अमीनो एसिड से एक प्रोटीन का निर्माण होता है। 20 अमीनो एसिड से एक प्रोटीन का निर्माण होता है। ये कहां से मिलते हैं? जब आपको हम डीएनए आरएनए के बारे में बताएंगे तो वहां पे डिस्कस करेंगे। ये थी कोशिकाओं के बारे में कुछ जानकारी जो जहां से क्वेश्चन यहां से इसी एक चार्ट से क्वेश्चन आपको 2-3 मिल जाएंगे। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया से सबसे इंपॉर्टेंट है, एटीपी पूछेगा या क्रैब साइकिल या आंतरिक दीवार पूछ लेगा। एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम से एक क्वेश्चन पूछता है यही कि किस पार्ट में राइबोसोम बनता है, कौन सा पार्ट में फैट पाया जाता है। लाइसोसोम को एटम बॉम्ब ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है, सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है, यानी मरे हुए कोशिकाओं को खाने का काम कौन करता है? तो लाइसोसोम करता है। ये सारी चीजें थी। ठीक है, अब मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।